माय चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। हमने इसमें अल्कोहल के रिएक्शंस को डिस्कस करना है और टाइप्स भी डिस्कस करनी है कि हमारे पास जो अल्कोहल हैं वो कितनी टाइप के रिएक्शंस देते हैं और वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमारे पास टॉपिक का नेम है रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। अब हमारे पास जो अल्कोहल्स है ना उनके रिएक्शंस की टाइप्स हैं। हमारे पास जो अल्कोहल्स हैं वो एक सबसे पहले तो एक ऐसा रिएक्शन देते हैं जिसमें CO बॉन्ड की ब्रेकेज हो, यानी जिसमें CO बॉन्ड टूट रहा हो। सेकेंड हमारे पास कौन से रिएक्शंस हैं जिनमें OH बॉन्ड ब्रेक कर रहा हो, OH बॉन्ड की ब्रेकेज हो। ठीक है, अब हमारे पास जो CO बॉन्ड ब्रेकेज वाले रिएक्शंस होंगे वो तब होंगे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और OH बॉन्ड ब्रेकेज कब होगी जब कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा अल्कोहल पे। ठीक है, तो CO बॉन्ड कब टूटेगा अल्कोहल में, जब हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और OH बॉन्ड कब टूटेगा अल्कोहल में, जब कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा अल्कोहल के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अब इस तरह का रिएक्शन है, ये एथेनॉल है। अब इसके ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल ने जब इस पे अटैक किया तो अब CO बॉन्ड ने टूटना है, कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड ने। तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा कि अब जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड था वो ब्रेक कर गया और OH अलग हो गया है, और ये चीज जो है वो कार्बोकेटाइन बन गई है। ठीक है, अल्काइल ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास अगर इस तरह का हमारे पास कंपाउंड है, उस पे इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, OH बॉन्ड को तोड़ देता है, यानी कि O और H के बीच में जो बॉन्ड है उसे ये तोड़ देगा, इस बॉन्ड को। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास O नेगेटिव अलग हो जाएगा और H प्लस अलग हो जाएगा, क्योंकि O और H का बॉन्ड टूट गया ना, तो O जो है वो इस अल्काइल के साथ ही रहेगा और H जो है वो अलग H प्लस की फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये हमारे पास ना रिएक्शंस हैं न्यूक्लियोफाइल के हिसाब से अल्कोहल में और इलेक्ट्रोफाइल के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। जब हमारे पास CO बॉन्ड ब्रेकेज हो रही होती है ना, तब अल्कोहल्स की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है, और जब हमारे पास OH बॉन्ड ब्रेकेज हो रही होती है तब हमारे पास क्या होती है रिएक्टिविटी, यानी ऑर्डर क्या होता है। तो जब CO बॉन्ड ब्रेकेज हो रही होती है तब हमारे पास टर्शरी अल्कोहल, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल, उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल ऑर्डर में होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है इस वाले इस डायरेक्शन में। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। तो टर्शरी अल्कोहल जो है उसमें CO बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। ठीक है, उसके मुकाबले में सेकेंडरी अल्कोहल पे आके जो है एवरेज जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, यानी कि टर्शरी अल्कोहल के मुकाबले में सेकेंडरी अल्कोहल में CO बॉन्ड मुश्किल से टूटेगा। ठीक है, और प्राइमरी अल्कोहल में बहुत ही ज्यादा मुश्किल से टूटेगा, यानी कि इधर हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ज्यादा है, फिर सेकेंडरी अल्कोहल में कम है, प्राइमरी अल्कोहल में उससे कम है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है,
मैं इधर लिख देती हूँ, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर कम हो रही है तो इसका यही मतलब है ना, CO बॉन्ड मुश्किल से टूट रहा है इधर, तो सेकेंडरी और प्राइमरी में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कम है। OH की अगर हम बात करें तो OH में सबसे पहले मेथनॉल आ जाता है, उसके बाद आता है प्राइमरी अल्कोहल, फिर आ जाता है सेकेंडरी अल्कोहल, लास्ट में आता है टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, अब इसमें हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इधर भी डिक्रीजिंग है, ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। किस तरह कि हमारे पास जो मेथनॉल है ना, उसमें OH बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, क्योंकि OH के साथ एक ही अल्काइल अटैच है। ठीक है, आपको पता होगा कि जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं ना, वो बल्की ग्रुप्स हैं, यानी कि ये ना बहुत ही बड़ा ग्रुप है, ये बहुत ही ज्यादा ह्यूज साइज का ग्रुप है। तो अगर ये एक लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब बॉन्ड आसानी से OH जो है वो टूट सकता है। लेकिन प्राइमरी अल्कोहल की अगर हम बात करें तो प्राइमरी अल्कोहल में क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल में भी हमारे पास ना 2 कार्बन्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल में मेथनॉल के मुकाबले में थोड़ा मुश्किल से टूटेगा OH बॉन्ड, ठीक है, लेकिन टूट जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल से टूटेगा। फिर सेकेंडरी अल्कोहल में उससे ज्यादा मुश्किल से टूटेगा, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल में तो ना 2 मिथाइल आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद टर्शरी अल्कोहल में मजीद मुश्किल से OH बॉन्ड ब्रेक करेगा, क्योंकि जो कार्बन है उसके इर्द गिर्द 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं। ठीक है, या कोई भी अल्काइल हम लिख लेते हैं, मैं मिथाइल की एग्जांपल ले रही हूँ, तो 3 बड़े बड़े बल्की ग्रुप्स इधर अटैच हैं, तो OH बॉन्ड को टूटने में मुश्किल होगी। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कम हो जाएगा, इसीलिए मेथनॉल में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, यानी कि रिएक्टिविटी के मुकाबले में मेथनॉल ज्यादा रिएक्टिव है। प्राइमरी अल्कोहल उससे दूसरे नंबर पे है, यानी रिएक्टिव है लेकिन मेथनॉल के मुकाबले में कम है रिएक्टिव। सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो इतना रिएक्टिव नहीं है, क्योंकि उसमें बल्की ग्रुप्स 2 आ जाते हैं, और टर्शरी में 3 बल्की ग्रुप्स आ जाते हैं, तो OH बॉन्ड का टूटना बहुत मुश्किल है इधर, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल फिर अटैक नहीं कर पाता। हमने पढ़ा है ना कि OH बॉन्ड जब टूट रहा होगा, कौन अटैक कर रहा होगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो हमारे पास बल्कि ग्रुप्स जो हैं उधर इलेक्ट्रोफाइल को जगह ही नहीं मिलेगी कि वो अटैक कर सके और हमारे पास कार्बोकेटाइन बना सके, तो इसलिए टर्शरी अल्कोहल में बहुत ही मुश्किल है ऑर्डर यानी रिएक्टिव होना, उसका रिएक्शन में हिस्सा लेना। तो OH बॉन्ड ब्रेकेज हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि ये बहुत आसान है, ये उससे कम आसान है, ये मुश्किल है, और ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, तो ये हमारे पास ना रिएक्टिविटी अल्कोहल्स की ना एक एक्सप्लेनेशन आ गई कि किस तरह हमारे पास रिएक्टिविटी होती है अल्कोहल्स में। अब हम देख लेते हैं एग्जांपल्स, जो हमने रिएक्शंस देखने हैं। अब हमारे पास रिएक्शंस आ जाते हैं। सबसे पहले हम वो वाले रिएक्शंस देख लेते हैं जिनमें CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ना रिएक्शंस आ जाते हैं CO बॉन्ड ब्रेकेज के। तो इसमें हमारे पास एक तो SOCl2 का रिएक्शन है, एक हमारे पास HCl का रिएक्शन है, ठीक है, और एक हमारे पास अमोनिया का रिएक्शन है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे पास C2H5 एथेनॉल में ले रही हूँ, SOCl2 के साथ रिएक्ट करे, कैटलिस्ट हमने इधर लिया है पाइरिडीन। ठीक है, जब भी SOCl2 के साथ रिएक्शन होगा ना अल्कोहल का या किसी भी कंपाउंड का, तो हमारे पास SO2 ने लाजमी बनना है।
ठीक है, SO2 लाजमी रिलीज होगी। उसके बाद हमारे पास अगर SOCl2 एक कंपाउंड है और दूसरे कंपाउंड में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तब हमारे पास इधर से एक HCl बन जाएगा। ठीक है, साथ हमारे पास क्या बचा, C2H5Cl। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ना SOCl2 के साथ रिएक्शन होता है जब भी किसी भी कंपाउंड के केस में हम बात करें तो। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन आ जाता है HCl का। HCl का रिएक्शन जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में होगा, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, C2H5Cl, क्लोरीन इसके साथ रिएक्ट करेगा और OH और H मिलके क्या बना देंगे, वाटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अमोनिया NH3। ठीक है, या मैं इसको खोल के लिख लेती हूँ NH2H। ठीक है, थैलियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, तो H और OH मिलके क्या बना देंगे, वाटर, और ये बन जाएगा इथाइल अमाइन। ठीक है, अमाइनो ग्रुप जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा अल्काइल ग्रुप के साथ। तो ये हमारे पास रिएक्शंस हैं जिनमें CO बॉन्ड ब्रेकेज होती है। और भी बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, लेकिन आपकी बुक में ना यही वाले ही डिस्कस किए हुए हैं, तो आपने यही प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट आपके पास सेकंड नंबर पे आ जाता है जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, OH बॉन्ड ब्रेकेज हो रही है। अब इधर आपके पास कौन कौन रिएक्ट करता है, इधर हमारे पास मेटल्स रिएक्ट करते हैं जिनमें हमने सोडियम का देखना है। उसके बाद इधर हमारे पास एस्टेरिफिकेशन अगर हम देखें तो उसका रिएक्शन है। ठीक है, और हमारे पास जो है CH3COO Na का आई थिंक रिएक्शन है। ठीक है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। तो हमारे पास सबसे पहले हम मेटल, सोडियम मेटल का रिएक्शन देख लेते हैं। तो इधर हमारे पास क्या होगा, अब जो मेटल है वो इस वाले मैं इधर हमारे पास ग्रिग्नार्ड रीजेंट का रिएक्शन आना है। ठीक है, जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो हमारे पास जब अल्कोहल इसके साथ रिएक्ट करेगी, अब आपने देखा होगा कि ये सोडियम मेटल कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। सोडियम हमारे पास ना 1A से होता है। ठीक है, 1A वाले जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो आपने जो अगर मेरी पिछली वीडियोस, मेरी लास्ट वीडियोस देखी हैं जिसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम वीडियोस में डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें मैंने एक बात आपको बताई थी कि जब भी कोई मेटल जो रिएक्टिव है बहुत ज्यादा, खास तौर पे ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के मेटल्स जो हैं, वो जब भी किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इधर हमारे पास हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी होगी क्योंकि हमारे पास जो मेटल है वो बहुत रिएक्टिव है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज प्रोड्यूस होगी वो क्या होगा, C2H5ONA। ठीक है, हमारे पास एक आयन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सोडियम का आयन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सोडियम एथेनोएट आप इसे कह सकते हो। तो हमारे पास इस तरह इसका रिएक्शन होना है। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन आ जाता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट का, CH3MgI। ठीक है, आपने ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाली अगर मेरी वीडियो देखी है उसमें मैंने बताया था कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव ना CH3MgI होता है, यानी कि अगर हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट में आयोडीन वाला ग्रिग्नार्ड रीजेंट यूज करें बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो इस रिएक्शन में हम इसीलिए इसको यूज कर रहे हैं। तो इधर हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, इधर हमारे पास मीथेन प्रोड्यूस होगा, साथ हमारे पास वही जो हम हमेशा कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं MgI, और नीचे O के साथ ये लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगी और बाकी जो चीज है वो इकट्ठी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है वो एस्टेरिफिकेशन है। जब भी कोई अल्कोहल
किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, एस्टर प्रोड्यूस होता है। तो इधर हमारे पास जो है वो एस्टर प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये एस्टर हमारे पास प्रोड्यूस हो गया और साथ हमारे पास वाटर बन गया, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो COOCH3 और ये वाली जो चीज है C2H5, ये दोनों अल्काइल्स COO के साथ अटैच हो जाते हैं और बाकी जो चीज है वो वाटर बन जाती है। तो एस्टेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो काफी ज्यादा अल्कोहल्स की मदद से हम करते हैं ताकि हम एस्टर्स को प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। जो हमारा एस्टर्स का टॉपिक है ना, जो चैप्टर है एस्टर्स का, उसमें हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एस्टेरिफिकेशन किस तरह होती है। तो ये आपके पास ना कुछ रिएक्शंस हैं जिनमें CO बॉन्ड भी इन्वॉल्व है और कुछ रिएक्शंस में OH बॉन्ड इन्वॉल्व है। अब हमारे पास ना मजीद भी अल्कोहल के रिएक्शंस होते हैं जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब जो रिएक्शन आ जाता है वो है ऑक्सीडेशन का रिएक्शन। अल्कोहल्स जो हैं वो ऑक्सीडेशन भी देते हैं, लेकिन उसमें हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। जैसे अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल हमेशा एल्डिहाइड देती है, यानी कंपाउंड जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो एल्डिहाइड होगा। उसी तरह अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कीटोन होगा, ठीक है। और अगर हम टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन नहीं देती, ठीक है। तो प्रोडक्ट बन जाता है अल्कीन, ठीक है। इन दोनों प्रोडक्ट्स के अलावा एक तीसरा प्रोडक्ट बन जाता है जो कि अल्कीन है, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल रेजिस्टेंट है ऑक्सीडेशन से। वो टर्शरी अल्कोहल जो है ना वो ऑक्सीडेशन नहीं देती, वो उस चीज को ना, यानी अब अगर कीटोन बन रहा है ना उनके प्रोडक्ट में, तो उसे अल्कीन में कन्वर्ट कर देंगी, ठीक है। अब हम रिएक्शंस देख लेते हैं कि हमारे पास रिएक्शंस किस तरह होते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, और मैंने उसकी ऑक्सीडेशन करवानी है। मेरे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 और H2SO4 हैं जो कि हर ऑक्सीडेशन के रिएक्शन में यूज होते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। तो हमारे पास अब ये प्राइमरी अल्कोहल क्या बना देगी, हमारे पास जो प्राइमरी अल्कोहल है वो एल्डिहाइड बनाएगी, ठीक है। और साथ हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा वाटर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है वो है सेकेंडरी अल्कोहल का। तो इधर हमारे पास दोबारा से वही जो कैटलिस्ट है ना, ये K2Cr2O7 H2SO4 इन्होंने यूज होना है। तो हमारे पास जब ये वाली सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्शन देगी तो हमारे पास क्या बनेगा, कीटोन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, और साथ वाटर, ठीक है। अगर हमारे पास टर्शरी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल रिएक्शन दे रही है, अब हमारे पास दोबारा वही हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वही यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास ना अलग ही प्रोडक्ट बन जाता है, इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, और साथ वाटर प्रोड्यूस होगा। तो हमारे पास अब आपने देखा होगा कि प्राइमरी अल्कोहल ने बनाया है एल्डिहाइड एथेनॉल, सेकेंडरी अल्कोहल ने बनाया है कीटोन, ठीक है, प्रोपानोन, और टर्शरी अल्कोहल ने क्या बना दिया है, अल्कीन बना दिया है, ठीक है। तो इसीलिए जो टर्शरी अल्कोहल्स हैं वो कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं देती, वो कीटोन एल्डिहाइड प्रोड्यूस करने की बजाय अल्कीन प्रोड्यूस कर देती हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है वो है डिहाइड्रेशन का रिएक्शन। अल्कोहल्स डिहाइड्रेशन भी देती हैं, ठीक है। डिहाइड्रेशन का क्या मतलब होता है? रिमूवल ऑफ वाटर। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा अच्छा है हमारे पास? सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अगर हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे हैं 180 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमारे पास अल्कीन प्रोड्यूस हो जाती है, साथ वाटर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अगर हम अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करवा रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 और 140 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर हमने कम कर दिया, तो हमारे पास ना ईथर प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। और साथ प्रोड्यूस होता है वाटर, ठीक है। तो यानी टेम्परेचर को हम अगर चेंज करें तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है? हमारे पास एक रिएक्शन में अल्कीन प्रोड्यूस हो जाती है और हमारे पास जो दूसरा रिएक्शन है उसमें ईथर प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है कुछ और रिएक्शंस थे अल्कोहल के। नेक्स्ट हमारे पास ना आ जाता है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, कि हम अल्कोहल्स के अंदर डिफरेंस अगर हमने देखना हो तो हम किस तरह उनको यानी किस तरह डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है, ठीक है। तो हम टेस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। तो इसमें हमारे पास जो टेस्ट है उसका नेम है लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट में हमारे पास क्या होता है? लुकास टेस्ट में हम अल्कोहल को जिंक क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास ऑयली लेयर फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो हमारे पास अब जो प्राइमरी अल्कोहल है ना, ठीक है, उसमें हमारे पास ऑयली लेयर फॉर्मेशन काफी हीटिंग के बाद होती है, ठीक है। उसका हमारे पास जो रिएक्शन है वो किस तरह होगा? जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में जब हम उसको हीट करेंगे तब हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड और वाटर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन है कि हमारे पास ना बहुत ज्यादा हीट करने पे ये वाला कंपाउंड बनता है जो ऑयली लेयर बनाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेकेंडरी अल्कोहल जो होती है, वो ऑयली लेयर कब बनाती है? 5 to 10 मिनट्स के बाद, ठीक है। जब हम अल्कोहल को, सेकेंडरी अल्कोहल को जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो 5 to 10 मिनट्स बाद ऑयली लेयर बन जाती है। किस तरह? ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, जब जिंक क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन हुआ तो 5 to 10 मिनट्स बाद हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुआ? हमारे पास ये वाला कंपाउंड प्रोड्यूस हुआ है और वाटर, ठीक है। तो इस कंपाउंड की वजह से ऑयली लेयर फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल जो है वो इमीडिएटली क्या करता है? इमीडिएटली लेयर बना लेता है, ऑयली लेयर, ठीक है। किस तरह? हमारे पास इधर ये हमारे पास टर्शरी अल्कोहल है, जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में इमीडिएटली रिएक्शन हो रहा है, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुआ? हमारे पास एक और हेलाइड प्रोड्यूस हुआ है, साथ वाटर, ठीक है। यानी इन रिएक्शंस में हमारे पास क्या होता है?
जो OH है ना, OH की जगह क्लोरीन ने आके अटैच हो जाना है, ठीक है, और हमारे पास हेलाइड फॉर्मेशन होनी है, और इन हेलाइड फॉर्मेशन की ही वजह से हमारे पास ऑयली लेयर प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिस्टिंक्शन बिटवीन मेथनॉल एंड एथानॉल। तो हमारे पास इन दोनों की डिस्टिंक्शन हम किस तरह करेंगे? हमारे पास जो टेस्ट है वो है आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। जो हमारे पास एथानॉल है ना, वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, लेकिन मेथनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। तो इससे हम आसानी से इसको डिस्टिंग्विश दोनों को कर सकते हैं। हमारे पास अब एथानॉल है, उसमें हमने 4I2 6NaOH ऐड किया, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुआ है? CHI3 प्लस HCOONA प्लस 5NaI प्लस 5H2O। तो हमारे पास जो ये वाली चीज़ है ना, इसे हम क्या कहते हैं? आयोडोफॉर्म कहते हैं, और ये येलो पीपीटी होती है। तो हमारे पास जिस सैंपल में येलो पीपीटी प्रोड्यूस हुई है, इसका मतलब हमारे पास वहाँ आयोडोफॉर्म फॉर्मेशन हुई है, और इसका मतलब वो सैंपल कौन सा है? एथानॉल का। और मेथनॉल जो है वो ये वाला पीपीटी प्रोड्यूस नहीं करता, इसीलिए हम डिस्टिंग्विश कर लेंगे कि हमारे पास एक सैंपल एथानॉल का है जिसमें येलो पीपीटी प्रोड्यूस हुई है, दूसरा मेथनॉल का है जिसमें पीपीटी प्रोड्यूस नहीं हुई। तो ये हमारे पास ना डिस्टिंग्विश करने के टेस्ट्स हैं, जो हम मेथनॉल और एथेनॉल को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज करते हैं, और दूसरे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं यूजेस। यूजेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम मेथनॉल के यूजेस को देख लेते हैं। तो हमारे पास जो मेथनॉल है वो एक एंटी फ्रीज के तौर पे यूज होता है ऑटोमोबाइल इंजन्स के रेडिएटर्स के अंदर, ठीक है, एंटी फ्रीज इन रेडिएटर्स, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंजन्स जो है, जैसे कार्स हैं, उनके रेडिएटर्स में एंटी फ्रीज के तौर पे मेथनॉल यूज होता है। और मेथनॉल सॉल्वेंट के तौर पे यूज होता है फॉर पेंट्स, वार्निशेस, ETC, ठीक है। पेंट्स, वार्निशेस और बाकी जो ऑयली कंपाउंड्स हैं उनके अंदर सॉल्वेंट के तौर पे यूज होता है। जो हमारे पास कैम्फर होता है ना, काफूर, उसके अंदर भी मेथनॉल होता है, ठीक है। तो ये मेथनॉल के कुछ यूजेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एथानॉल। एथानॉल के हमारे पास कौन से यूजेस हैं? एथानॉल हमारे पास एज अ सॉल्वेंट यूज होता है, ठीक है, एज अ फ्यूल भी यूज होता है, और प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी यूज होता है। अगर हमने किसी बायोलॉजिकल स्पेसिमन को प्रिजर्व करना है तो हम उसे एथानॉल में रखते हैं। और हमारे पास फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी एथानॉल यूज होता है, ठीक है। तो ये आपके पास ना रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स जो है वो कंप्लीट हो गए। अल्कोहल का टॉपिक जो है वो इतना ही था। तो नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी उसमें हम फिनोल्स को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट्स में भी मुझे लाजमी बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। और अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।